हसनात भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो आज चार सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी थी, वो बड़ी तफसील के साथ वजाहत आ गई, लेकिन आगे से इलेक्शन कमीशन का दोबारा भी जवाब आ गया। वो कहते हैं कि जनाब वी डोंट हैव द क्लैरिटी कि क्या पार्टी स्ट्रक्चर है, हमने तो बैरिस्टर गौर को चेयरमैन नहीं माना। मीनिंग देर पाए उसमें जो भी बात हो कि मतलब उन्होंने नहीं मानना, लेकिन इतना बेखौफ, इतना दीदा दलेर इलेक्शन कमीशन, ये क्या मामला है? और जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने इनको पीटीआई का डिक्लेयर ना किया 41 एमएनएज को, उसके बावजूद ये टिकर चल गए अभी टीवी चैनल्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन जराए से कि जनाब हमने तो अभी पार्टी इलेक्शन ज़ेरे गौर है, अभी हम देख रहे हैं उस वक्त मामले को। ये कहाँ जाती सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मामला तो गंभीर हो रहा है और मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन क्यों चाह रही है। और अगर यही सूरत हाल रहती है और उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा गया है कि आपने तो सिर्फ एक क्लरिकल आपका काम था, आपने लिस्ट जारी करनी थी, और वो लोग पीटीआई के ऑलरेडी यानी वो मेंबर हैं, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के हिस्सा हैं। अब कम से कम आज के आर्डर के बाद उनका जो आप कह सकते हैं वोट काउंट नहीं हो सकता कि अगर कोई ऐसा आदमी जिसको इलेक्शन कमीशन या हुकूमत समिति है ये आज़ाद है, तो आज़ाद नहीं है। आज के फैसले के बाद जिसने एफिडेविट एक दफ़ा जमा करा दिया इलेक्शन कमीशन में और उसका रिकॉर्ड इलेक्शन पीटीआई के पास है, तो 63A अप्लाई होगा और उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो बाकी जो है वो इलेक्शन कमीशन जिस तरह ये हम देख रहे हैं कि डटा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि आप खड़े रहें, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब ये कंटेम्प्ट से ज़्यादा आगे जाएंगी और डिटेल जजमेंट में और ज़्यादा जो है वो हुकूमत का भी नुकसान होगा और भी बल्कि मुल्क का नुकसान होगा जिस तरह चीज़ें लेके जाई जा रही हैं। और बेहतर यह है कि अब कन्फ्रंटेशन ख़त्म की जाए और अगर हुकूमत ने जुडिशल पैकेज लाना है तो पीटीआई से बात करें। अदलिया एक सेंसिटिव इदारा है, उसके लिए आप इस तरह तो नहीं है कि आप मनपसंद एक लेजिस्लेशन से मनपसंद जज अपॉइंट करें, मनपसंद अदालतें बनाएं, मनपसंद कानून के साथ उसको एक किस्म का अपने हिसाब से चलाएं। तो अगर आपने करना है तो पार्लियामेंट में पीटीआई के साथ बैठ के बात करें और चीज़ें जहाँ तक जजेस की अपॉइंटमेंट में तफसीली फैसला कब तक आने का इम्कान है, वहाँ तो पीटीआई भी आपका साथ देगी। तफसीली फैसला सर कब तक आने का इम्कान है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आज इलेक्शन कमीशन की वजाहत पे जो जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें चूंकि इलेक्शन एक्ट का और ओवरऑल जो उनके ऑर्डर का वो जिक्र है, लेकिन तफसीली फैसला आ जाता तो जरा क्लैरिटी मजीद हो जाती कि यहाँ पे एक्ट की नहीं आइन की कुछ शिकों की आर्टिकल्स की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन फिर ये जो आज फिर दोबारा निकाल के लिया है कि नहीं जनाब हम तो अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गौर से देख रहे हैं और पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसकी वजह से लिहाजा जो कॉन्फ्रंटेशन बन रही है। फैसला कब तक आएगा? और वो आ जाएगा तो ज़्यादा क्लैरिटी ना आ जाती? बिल्कुल वो आएगा और उसमें पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के थे वो पूरे उसको एलिब्रेट किया जाएगा। तो उसके बाद आप ये भी देखना होगा कि क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को रह भी जाएगी या नहीं 8 फरवरी 2024 की। तो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं ये तो हुकूमत जो है वो मेरा ख्याल है कि उस तरफ बज़िद है कि जो है वो उनका ख्याल में अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला नहीं रहते तो फिर निज़ाम पता नहीं चलेगा या नहीं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस तरफ चीज़ें जाएंगी, लेकिन अब जो उन्होंने शार्ट ऑर्डर में लिखा था कि जी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, वो लाजमी एलिब्रेट करेंगे और वो आएगा। बाकी सबको मालूम है कि इस तरफ हुकूमत अपना चीज़ें चल रही है। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने भी रिकाउंटिंग में 3 एमएनए पीटीआई के डी सीट करके नून लीग को 3 सीटें दे दी। तो अब जो दूसरी तरफ जजेस हैं वो भी अपने टाइम पे चीज़ें देंगे, वो भी स्ट्रेटेजाइज, इसमें कोई शक नहीं है, करेंगे। और बाकी जो 8 जजेस की आज क्लैरिफिकेशन आ गई है, इसके बाद मेरा ख्याल है रिव्यू भी नून लीग का और इलेक्शन कमीशन का इंफ्रक्चर्स हो गया, क्योंकि ये 8 जजेस के साइन है। तो ये जो अब बड़ी वाज़ेह हो गया कि 8 जजेस जो हैं वो उनके जो 12 जुलाई पे पॉइंट ऑफ व्यू था, आज भी उनका वही पॉइंट ऑफ व्यू है। और रिव्यू अब तकरीबन टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि रिव्यू में कोई हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को कोई रिलीफ मिलने का चांस। हसनात भाई, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तरमीम जो हुकूमत ला रही है उसमें आर्टिकल 179 और 197 में तब्दीली से जजेस की जो मुद्दत है मुलाजमत वो 65 साल से 68 साल तक हो जाएगी। इससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मजीद 3 साल मिलेंगे, जबकि कुछ जज रिटायर हो जाएंगे। आप इस्लामाबाद में जजेस के बहुत करीब है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो
तो ये खुशाइन है जजेस के लिए या इस पर कोई रिजेंटमेंट आ सकती है? आप क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर 3-3 साल बढ़ाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो फिर एक मामला है, लेकिन सीधी बात है चीफ जस्टिस काजी फैसा और मेजॉरिटी जजेस में बड़ा सीरियस किस्म का मिसट्रस्ट है। 6 जजेस को जिस तरह जस्टिस काजी फैसा ने डील किया, मेजॉरिटी जजेस की यही आवाज़ है, वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ बाज़ार ये लग रहा है कि वो नहीं चलना चाह रहे। और वो जजेस जो वैसे अगर आप देखें तो कोई इतने एक्टिविस्ट या एक्टिविज़म उन्होंने कभी नहीं रहा, और वो उनकी तरफ से भी इस किस्म का स्टांस आना वो बड़ा वाज़ेह है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैसा के साथ नहीं चलना चाह रहे। उनकी समझ में अगर 3 साल चीफ जस्टिस काजी फैसा रहते हैं तो फिर पता नहीं क्या निज़ाम में कितनी तब्दीलियाँ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़ा वादे कह चुके हैं कि जी हम उस किस्म की तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाएगी, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है और पैरेलल कोर्ट और जिसमें यह है कि जी नई अपॉइंटमेंट होगी, तो ये तो एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे अटैक होगा। तो बड़ा वादे है कि जब तक देखें हुकूमत कि किसी लॉ मेकर से पूछें कि क्या आ रहा है जुडिशल पैकेज, उनको मालूम ही नहीं। तो ये किस किस्म की अमेंडमेंट है? आप इतने एक सेंसिटिव यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फंडामेंटल राइट के साथ मुंसलिक है, आप अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों में डिबेट कराएं उस इशू पे, मे भी आपकी बातें ठीक होंगी, लेकिन क्या वजह है कितना सस्पेंस रखा गया है? और जुडिशियल पैकेज इवन लॉ मेकर कहते हैं हमें भी नहीं मालूम। और तो फिर इसमें हर एक को अप्रीहेंशन भी है कि पता नहीं क्या। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं उसमें एक छोटी सी चीज को कर्टेल किया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो है हुकूमत गलत मेरा ख्याल है डील जिस तरीके से इस मामले को कर रही है उस वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। 18वीं तरमीम के लिए मैं वैसे एक उसमें रजा रब्बानी साहब ने उस पर ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर पढ़ा भी हुआ, उन्होंने बताया कि जब 18वीं तरमीम हुई थी 77 मुलाकातें हुई थी, 77 मीटिंग्स हुई थी, उसके अलावा 385 घंटे डिलिबरेशन हुई थी, मुख्तलिफ जो तरामीम करनी थी, एक पूरा साल लगा था। ना सिर्फ सब पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि आज़ाद अरकान से भी मशवरा किया गया था, और तो और पब्लिक से भी राय मांगी गई थी, एड्स दिए गए थे और पूछा गया था कि क्या मामला होना चाहिए। अब इस दफ़ा वही जो हसनात मलिक साहब बात कर रहे थे कि वो अभी तक जेब में रख के बैठे हुए हैं, वजीर कानून को पता, किसी को पता भी नहीं है कि आना क्या है। मौलाना फजल रहमान भी यही बात कर रहे हैं, फैसल चौधरी साहब, कि आप पहले बताएं तो सही कि मामला है क्या, हमें दिखाएं जरा, उसके बाद उस पर को डिलिबरेट करते हैं। इतनी जल्दी क्या है, इतनी डेस्परेट क्यों है हुकूमत? और एक छोटी सी बात साथ ले लीजिएगा, हसनात मलिक साहब ने भी ये बात की, प्रोग्राम के शुरू में आपने भी ये बात की थी, और यही बात इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट के अंदर की है, जिस पर बिलावल साहब कह रहे हैं ये तो तौहीन अदालत है कि काजी फायज़ साहब ने पूरे निज़ाम को जिस तरह से चलाया है, उस पर जो तनकीद थी, खैर उस पर जवाब दीजिए। मैंने कहा बच के रहिएगा, आप पे भी तौहीन अदालत ना लग जाए। नहीं, हम बच के रहते हैं, और तौहीन अदालत अदालती फ़ैसलों पे बिलावल साहब को तो कोई लिख के दे रहा है। बिलावल साहब ने तो अपनी सियासत का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। उनकी वालदा की बहुत एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो लीडर थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और वो नाकाम तरीन सियासतदान मैं समझता हूँ होंगे। मुझे अफसोस होगा इतना यंग और इतनी बड़ी माँ का बेटा जो है वो किस किस्म की बातें करता है, उनमें गुफ्तगू करने की वो और मामलात को संभालने की सलाहियत नज़र नहीं आती है। यहाँ तक फजल रहमान साहब का ताल्लुक़ है, देखिए फजल रहमान साहब से आप इख्लाफ कर सकते हैं सियासी तौर पे, लेकिन वो गुफ्तगू बहुत जामे करते हैं और बड़ी मंतकी गुफ्तगू करते हैं। जब वो ये कहते, उनका जो स्टांस है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने एक नैरेटिव किया है, और इलेक्शनों के बाद वो इस इलेक्शन को ऑक्शन कहते हैं, उनकी जमात जो है वो इलेक्शन नहीं कहती है, और वो मुसलसल ये इल्ज़ामात दोहराते हैं कि ये इलेक्शन बेचे गए। मैं आपकी राय इस पे लेना चाह रहा था, ये डेस्परेशन क्यों है, इतनी जल्दी इतनी काली क्यों पड़ी हुई है हुकूमत को, और फिर इतना छुपा, इतनी सीक्रेसी? इसलिए कि अकबर साहब के जो नून लीग है वो एक गलत तरीके से इलेक्शन जीत के आई है। फॉर्म 47 का मामला फ़िलहाल जो है वो काजी साहब ने अपनी एक जजमेंट के ज़रिए ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका हुआ है, और वो ट्रिब्यूनल्स पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपनी कंसेंट दे चुकी हैं कि हमने मुशावरत कर चुकी हैं, और वो उन्होंने कहा है कि वही जजेस होंगे, तो वो जजेस बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं। तो नून लीग को जैसे हसनात साहब ने कहा है ना कि उनको ये एक ख़तरा है कि शायद ये सिस्टम जो है वो काजी साहब के बगैर नहीं चल सकता। इसकी वजूहात क्या हैं, इससे तो वो वजूहात बताने से उनके अपने मेंबरान भी कासिर हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे
ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछिए, उनको बिल्कुल नहीं पता और वो किस तरह से मामलात को चला रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो मेरा ख़तरा अंदेशा मुझे ये है कि जिस तरह से आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है तो हालात बदलते इस मुल्क में देर नहीं लगती। तो मुझे जो सियासतदान हैं वो कटहरे में खड़े नज़र आते हैं और हो सकता है कि फिर आइन जो है जब अपना राह लेगा और कानून अपनी राह लेगा तो फिर इसका निशाना जो है वो मौजूदा हुकूमत में जो जमातें होंगी वो होंगी, क्योंकि आइन को एक दफ़ा नहीं, जैसे आपने भी जिक्र किया है पहले, पंजाब के इलेक्शनों से लेके आज तक बार बार उसकी वायलेशन हो रही है और किसी को ये परवाह नहीं है। इसमें मैं अपनी कम्युनिटी यानी लॉयर्स को भी बड़ा मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि बार एसोसिएशंस और बार कौंसिल जो है वो सुम्मुम बुकमुम बैठ गई हैं। हमारे इदारे हैं, हमारे इदारों पे असॉल्ट हो रहा है। ये पाकिस्तान को इंसाफ फराहम करने के इदारे हैं, जमहूरियत इंसाफ के बगैर नामुकम्मल है। इसके ऊपर इस तरह की मानी की खामोशी जो है वो बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ती मीडिया के ऊपर तो मुझे पता है जिस किस्म का दबाव है और हमें सबको पता है कि जिस तरह से आप लोग अपनी काम कर रहे हैं उसमें तो आपकी तारीफ़ करनी चाहिए कि जिस तरह से आप लोग एक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान में इस कदर पाबंदियां जो हैं पहले कभी भी मार्शल लॉ दौर में भी नहीं लगी, जो आज जो है लोगों पे लगा दी गई हैं। तो इस सारे मामले में आप देखिए ना कि आइन और कानून को अगर आप मलहूज़ ही नहीं रखेंगे और आप एक अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। और जिस तरह की वो तरामीम वगैरह उसमें करते रहे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, मैं इसका ना असनाद मलिक साहब ज़ाती तौर पे मैं अपने इन गुनाहगार कानों से सुन चुका। मेरे सामने बैठ के एक वफाकी वज़ीर इस्लामाबाद में वो ये फरमा रहे थे कि पहले तो ये 3 हफ्ते पुरानी बात है। वो एक तो उन्होंने बताया कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वहाँ से भी तोड़ लिए हैं, वो भी कर दिए हैं। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो थोड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन एक उनके अल्फाज थे, वो कहने लगे कि हम अफोर्ड ही नहीं करते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने। ये क्यों है खौफ? आई एम श्योर कि आपकी तक भी कुछ तरह की बात या आपसे किसी ने की होगी। ये हुकूमत को क्यों लगना शुरू हो गया सिर्फ इस वजह से कि ये मखसूस नशस्तों के केस में जो स्टांस लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने? बिल्कुल बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे पंजाब में तो मसाइल ज़्यादा जो है वो बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस निज़ाम के लिए तो बेस्ट जो है शख्सियत वो चीफ जस्टिस काजी फैसल ही हैं और हुकूमत की तो पूरी ख्वाहिश है। और दूसरी ये अब जो बताया जा रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है कि ताकि जो है वो नया कोर्ट एक बने पैरेलल और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर वहाँ हो और नए जजेस की अपॉइंटमेंट ये जज एपलेट कोर्ट की तरह ये वर्क करें। तो ये बात भी हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये देखें ये अब इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो एक तरफ हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैसे कोई साहब वकील हैं उन्हें मालूम है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अटैक करेगी तो वो भी स्ट्राइक डाउन होगी। और जस्टिस काजी फैसल ने खुद 2015-16 में आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन की हुई है। तो ये अब देखना है कि ये जो सूरत हाल बनी है कि इसमें जजेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उनके इंटरनली जो एक इख्लाफ है और चीफ जस्टिस काजी फैसल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसका हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है और जजेस के लिए मसाइल हैं